Hello everyone, welcome to Total English. Dear students, in this video we are going to discuss one of the most important chapters of class 10th, that is from the diary of Anne Frank. Anne Frank एक लड़की थी जिसके द्वारा लिखी गई ये डायरी है जो कि वर्ल्ड फेमस हो गई। तो इस डायरी में ऐसा क्या था, ये जानने वाली बात है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये जानेंगे कि इस डायरी में क्या था और ये भी जानेंगे कि इस डायरी को कब लिखा गया था और क्यों लिखा गया था। 3 सवालों पे हम मेन फोकस करेंगे। डायरी को कब लिखा गया था, डायरी को क्यों लिखा गया था और इस डायरी में ऐसा क्या था। ठीक है, तो टाइम पीरियड कब लिखा गया था अगर उसकी बात की जाए तो टाइम पीरियड था इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था? 1939 से 1945 के बीच चला। तो एन फ्रैंक है, उसका पूरा नाम है एनलीज मैरी, तो इसी से एन है यहाँ पे। ठीक है, और इसका जन्म 12 जून 1929 में हुआ था, जबकि डेथ 1945 में हो गया था। बहुत ही यंग एज में एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी। तो ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, चलिए इसको हम अच्छे डिटेल में समझते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता जाऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा वो सारे आपके स्क्रीन पे वो दिख जाएंगे, तो आपको उसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डील करूंगा। कहां पे जन्म हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल, ये जर्मनी में इसका जन्म हुआ था और ये एक ज्यूइश गर्ल है। ज्यूइश गर्ल का क्या मतलब है? ज्यू एक रिलीजन है, ठीक है, एक धर्म है जो कि क्रिश्चियन से जिसका लड़ाई चल रहा था। क्रिश्चियन और ज्यूज के बीच में वॉर चल रहा था ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और क्रिश्चियंस जो थे उनका लीडर था हिटलर जर्मनी में। तो ये लोग ज्यूज पे अत्याचार करते थे, उन्हें मार देते थे। सेपरेट सेपरेट प्लेसेस वहां पर बना के रखे थे जहां पर लोगों को सिर्फ कत्ल किया जाता था, और उनके स्पेशल टारगेट्स होते थे ज्यू। और एन की भी फैमिली जो थी वे भी एक ज्यू परिवार से बिलोंग करते थे। तो जन्म तो एन का जर्मनी में हुआ, लेकिन उन्हें अपनी जान को बचाने के लिए अलग अलग देशों में भागते रहे और अलग अलग कंट्रीज का सहारा लेना पड़ा। और फाइनली एन की डेथ हो जाती है 1945 में। 1929 में जन्मी एक गर्ल, 1945 में ही डेथ हो जाती है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो ज्यूइश गर्ल है who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। देखिए, नेदरलैंड एक कंट्री है, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे मैप आ जाएगा। नेदरलैंड, इसमें एक जगह है एम्स्टरडेम। तो एम्स्टरडेम ही वो जगह है जहां वो लोग जर्मनी से भागकर छिपते हैं हिटलर के डर से कि वहां पर क्रिश्चियंस लोग आएंगे और ज्यूज का कत्ल कर देंगे, उन्हें मार देंगे। तो ये जो नेदरलैंड है वो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। मैप में आप देख सकते हैं कि जर्मनी से थोड़ी दूर पे है और नेदरलैंड में ही एक जगह है जिसका नाम है एम्स्टरडेम। इन बातों को जानना जरूरी है। वो अपने फैमिली और कुछ फ्रेंड्स के साथ वहां पर चली जाती है ताकि वे बच पाए। और जो परसिक्यूशन है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? कत्ल करना, लोगों को मार देना। तो परसिक्यूशन वहां पे हो रहे थे ज्यूइश पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए। जो ज्यू लोग हैं उनकी आबादी को खत्म करने के लिए क्रिश्चियंस ने वहां पर परसिक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। तो फैमिली जो एन फ्रैंक की फैमिली थी वे छिपने लगी। 1942 से ही वो छिपना शुरू कर देती है, अलग अलग जगहों पे भागने लगती है और अपने पापा के ऑफिस में भी वो लोग जाकर छिपते हैं। एन फ्रैंक के फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में, बिल्डिंग में ये लोग छिप जाते हैं और 2 साल तक ये लोग वहीं पे रहते हैं। लेकिन वहां पर किसी ने बीट्रे कर दिया इन्हें। बीट्रे का मतलब क्या होता है? बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना। तो किसी ने इंफॉर्मेशन दे दिया होगा, अब तब उन्हें वहां से भी छोड़कर जाना पड़ता है और वे लोग फिर भाग जाते हैं वहां से भी। आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died of typhus। वेरी इंपॉर्टेंट, एन की मृत्यु कैसे होती है? तो टाइफस एक डिजीज है, इस डिजीज से एन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो टाइफस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन बर्जन बेस्लन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, और उसकी बड़ी बहन, उसका नाम मार्गरेट फ्रैंक है। मार्गरेट फ्रैंक और एन फ्रैंक दोनों मर जाते हैं।
इनफैक्ट एन फ्रैंक, मार्गरेट फ्रैंक, ये दोनों बहनें और इनकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है और वहां पर सरवाइव करके सिर्फ एक इंसान बच पाता है, वो इनके पिता रहते हैं, उसका नाम है ओटो फ्रैंक। तो ओटो फ्रैंक ही वो इंसान है जो एन फ्रैंक के मरने के बाद उसकी डायरी को वहां से उठाकर लाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह है कि उसकी डायरी जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर होगा डच लैंग्वेज में। तो डच लैंग्वेज से बाकी इंग्लिश में और अदर लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया ताकि सारी दुनिया इस कहानी को पढ़े कि वो जो वर्ष थे, वे जो सालें थी जो गुजर रही थी, जब वे गुलामी में जी रहे थे, डर में भय में जी रहे थे, तो वे लोग को उन सालों में किस प्रकार अपना जीवन बिताना पड़ा। और एन फ्रैंक की कुछ पर्सनल बातें भी थी क्योंकि एक छोटी सी लड़की थी, छोटी लड़की स्कूल गोइंग गर्ल थी, तो शी यूज्ड टू राइट अबाउट हर डेली स्कूल लाइफ। तो स्कूल लाइफ में उसने उसे क्या क्या उसके ऊपर बीत रहा था ये सब भी वो लिखती थी, क्या टीचर्स थे, क्या फ्रेंड्स थे, तो ये सब भी इस डायरी में लिखा गया है। तो हमें जो चैप्टर पढ़ना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये उसके द्वारा एक लिखी गई बुक थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये पूरी डायरी थी जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई थी। और इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक टुकड़ा है जिसे इंग्लिश में हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। सो व्हाट वी आर रीडिंग इज बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट। हम जो पढ़ रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्ट है किस बुक का, किस डायरी का, द डायरी ऑफ यंग गर्ल का, जिसे एन फ्रैंक ने डच लैंग्वेज में लिखा था। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब इस डायरी में क्या है उसे देखते हैं। डायरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि डायरी उसे कब दी गई थी, तो 12 जून 1942 में उसने इस डायरी को लिखना शुरू किया था, जब वो 13 वर्ष की थी। जब 13 वर्ष की थी तो उसका बर्थडे था और उसके बर्थडे के दिन उसके पापा ने उसे ये प्रेजेंट किया था, ये डायरी। तो डायरी में पहला दिन, डेट जब उसने लिखा था तो वो दिन था 12 जून 1942 और आखिरी डेट डायरी में दिया गया था 1 अगस्त 1944। तो ये टाइम पीरियड है इसके डायरी के लिखने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब देखते हैं डायरी में क्या है। डायरी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, इसे अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, इससे बहुत सारी मूवीज बनी, इंटरनेट सीरीज आप देख सकते हैं, एनिमेटेड सीरीज है, कार्टून भी बहुत बनाए गए हैं बच्चों के लिए, और बहुत तरह तरह के प्राइजेस भी दिया गया था। ठीक है, अब डायरी के बारे में वो कहती है कि राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो शुरू में ही कहती है कि मेरे लिए एक बहुत ही अलग अनुभव था डायरी लिखना, क्योंकि वो 13 साल की मात्र एक लड़की है, वो जानती नहीं है लोगों को अपने आसपास में अच्छे से, और वो उसे ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो नॉलेज नहीं है तो वो क्या लिख पाएगी और क्यों कोई उसके डायरी को पढ़ना चाहेगा। तो पहला पैराग्राफ जो है स्टोरी का इसी बात पे है, एक 13 साल की लड़की के डायरी पे कोई क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, ऐसा उसने क्या प्राप्त कर लिया, ऐसे उसने क्या नॉलेज है उसके डायरी को कोई पढ़े। ये एक जायज सी थॉट है जो कि एन फ्रैंक के माइंड में थी। आगे देखते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक मैसेज देती है, एक कहावत को यहाँ पे कहती है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज्यादा सब्र, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, सब्र होना, तो लोगों से ज्यादा सब्र किस पे होता है, पेपर में। तो वो सोचती थी कि अच्छे अच्छे फ्रेंड नहीं होने के चलते, लोगों की कमी होने के चलते वो क्या करती है, पेपर से ही दोस्ती कर लेती है। पेपर का मतलब यहाँ पे क्या है, वो एक डायरी लिखना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि वो इस थॉट पे बिलीव करती थी कि लोगों से कुछ बोलो तो उनमें तो पेशेंस है नहीं सुनने की तुम्हारी बातों की, तो एक काम करते हैं, एक डायरी में ही लिखते हैं, जो भी मैं उसे बोलूंगी वो मेरी बात को अच्छे से सुनता रहेगा और कोई तरह का कंप्लेन भी नहीं करेगा। तो ये भी एक अच्छा थॉट था एन फ्रैंक का। फाइनली वो इसी थॉट को लेकर डायरी को लिखना स्टार्ट कर देती है और ये बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास लोग नहीं हैं, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है, बड़ी बहन है, लविंग आंट्स है, अच्छा घर है। मतलब वो एक सोशल लड़की है, सामाजिक लड़की है, समाज में रहना पसंद करती है, और उसके करीब 30 के आसपास फ्रेंड्स भी है, 30 के आसपास दोस्त भी है, लेकिन वैसा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी मन की बातों को शेयर कर सके। तो उसे लिए इसलिए जब उसे एक क्लोज फ्रेंड की कमी खाली, तब उसने डायरी को अपना क्लोज फ्रेंड बना लिया और इसका नाम भी रख दिया किटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरी रिटन बाय एन फ्रैंक?
उसने अपने डायरी का नाम दे दिया, डियर किटी, डियरेस्ट किटी। इस प्रकार वो पहले स्टार्ट करती थी, डियरेस्ट किटी, आज मेरे साथ ये हुआ, योर लविंग एन फ्रैंक, इस प्रकार एंड करती, जैसे वो लेटर लिख रही हो अपने फ्रेंड को, बिल्कुल उसे इंसान की तरह ट्रीट करती थी। अब वो इस डायरी में इस डायरी को क्यों लिखा उसने, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि वो अपने लाइफ में अच्छे एक फ्रेंड को खोज रही थी। फिर अपने लाइफ की कुछ बातों को यहाँ पर बताती है, वो अपने फैमिली का डिस्क्रिप्शन देती है डायरी के स्टार्टिंग में। डायरी का अपना फैमिली का डिस्क्रिप्शन देते हुए बताती है फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन है। माय सिस्टर मार्गरेट, जो कि जिसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मनी में। जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। तो मार्गरेट का जन्म फ्रैंकफर्ट में ही हुआ था 1926 में। तो एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 1929 में, तो वो इससे 3 साल की बड़ी थी, 3 साल पहले जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 1929 में। कब? 12 जून। तो ये डेट्स को भी याद रखना जरूरी है, आंसर लिखते वक्त ये काम आ सकता है। और फ्रैंकफर्ट में ये लोग जब तक रही जब तक एन फ्रैंक 4 वर्ष की थी। जब एन फ्रैंक 4 वर्ष की हुई तब वहां से वो लोग उस जगह को छोड़ दिया था। मैंने तो बताया ही, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, लोगों को वहां से भय था, वहां से हटना था, तो वे लोग फ्रैंकफर्ट को छोड़कर चले जाते हैं, एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। हॉलैंड चले जाते हैं 1933 में। और हॉलैंड चले जाते हैं 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मम्मी का नाम क्या है? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर भी वो हॉलैंड चले जाते हैं। आई वर सेंट टू आइचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। और क्या होता, सबसे पहले इसके माता पिता, मतलब ऑटो फ्रैंक, इसके पिता का नाम है ऑटो फ्रैंक, और एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये माता पिता सबसे पहले चले जाते हैं हॉलैंड, और एन फ्रैंक को छोड़ देते हैं उसके दादी के पास, दादी माँ के पास, ग्रैंड डॉटर के पास, और ग्रैंड मदर के पास। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, आई फॉलोड इन फेब्रवरी। और उसकी जो बहन है वो चली जाती है, बड़ी सिस्टर जो है वो चली जाती है दिसंबर में, और ये जाती है उसके 2 मंथ के बाद फेब्रवरी में। और जब वो जाती है उस वक्त एक ओकेशन चल रहा होता है, इसकी फ्रेंड का बर्थडे रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को वो इन्फॉर्मेशन को बता रही है। और वो एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा करती थी, जिसका जब तक वो 6 साल की थी। एन फ्रैंक जब 6 वर्ष की थी तब तक वो एक मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी, और जिस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस क्यूपरस। ये सब कैरेक्टर्स के नाम है, आपको जानना जरूरी है। मिसेस क्यूपरस। और जब वो लोग उस जगह को छोड़ देती है तो स्कूल को भी छोड़ना पड़ता है। तो और एक फेयरवेल का यहाँ पे जिक्र किया है, जब विदा होते हैं तो टीचर और स्टूडेंट सबको ही रो पड़ते हैं, क्योंकि वो जगह उन्हें उन्हें अब छोड़नी पड़ रही है। ठीक है। और ग्रैंड माँ की तबीयत भी खराब रहती 1941 में, और 1942 में ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है, दादी की डेथ हो जाती है। और इसके चलते जब उसके आने वाले साल के बाद जब एन फ्रैंक के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वे लोग उतने धूमधाम से उसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रैंड माँ की डेथ कुछ एक साल पहले ही अभी हुई थी, तो उसके बाद वाला बर्थडे सेलिब्रेट ठीक से ये लोग नहीं करते हैं। और अब वो लिख रही है डायरी 20 जून 1942 से, अब स्टोरी को बता रही है। तो अब डायरी में क्या है इसे बताती है एन फ्रैंक। तो अपने डायरी के इंसिडेंट्स को, एक स्कूल के अपने किस्से को बताती है कि स्कूल में उसके साथ क्या हुआ था। कि वो दिन जो था, जिस दिन का उसने डायरी में लिखा है, जिक्र किया है, दैट डे वाज देयर रिजल्ट डे। वो उस दिन उसका रिजल्ट आने वाला था, और सभी स्टूडेंट नर्वस थे। कुछ स्टूडेंट बेट लगा रहे थे, बाजी लगा रहे थे कि तुम पास करोगे या मैं पास करूंगा, इस टाइप की बातें हो रही थी। लेकिन एन फ्रैंक का ये मानना था कि कौन पास करेगा नहीं करेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ये एक क्वेश्चन है इससे कि उसने टीचर को अनप्रिडिक्टेबल क्यों कहा। प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, तो टीचर्स के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि टीचर क्या करेंगे, कब टेस्ट ले लेंगे, कब खेलने को कह देंगे, कब पनिशमेंट दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। टीचर्स का माइंड ही ये सब बता सकता है। ये बात को वो कहते हैं, टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो फिर क्या होता है कि रिजल्ट वाले दिन क्या होता है,
एन फ्रैंक का एक आदत था कि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, तो इसलिए उनके एक टीचर थे, एन फ्रैंक की एक टीचर थे, आई थिंक मैथ्स टीचर है, मिस्टर केसिंग। तो जो मैथ्स टीचर है उन्हें बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्लास में, तो इसलिए एन फ्रैंक को वो एक पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे लिखने दे देते हैं, और वो ऐसे रहता है इस टॉपिक पे, और चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स मतलब जो बकबक करता है हमेशा, तो एन फ्रैंक बकबक करती थी, तो मिस्टर केसिंग ने ये होमवर्क दे दिया कि तुम एक चैटर बॉक्स पे जाओ, ऐसे लिख कर आओ। तो ये एक तरह का बुरा लगने वाली बात थी कि पूरे क्लास में ऐसे ही क्यों दिया गया लिखने के लिए, क्योंकि इससे इंडिकेट हो रहा था कि एन फ्रैंक बात करती थी। लेकिन एन फ्रैंक ने सोचा कि मैं कुछ अच्छा लिखूं और कुछ कन्विंसिंग लिखूं, ताकि मेरे टीचर भी कन्विंस हो सके कि ये जो बात करने की आदत है, ये बात करना स्टूडेंट्स की फितरत होती है। तो उसने कहा है ट्रेट है, ट्रेट मतलब लक्षण होता है स्टूडेंट्स का, ये कहती है अपने जवाब में ट्रेट होता है। और उसके लिए तो यहाँ पे ये एक इनहेरिटेड ट्रेट था। इनहेरिटेड मतलब जो हमें माँ बाप से प्राप्त होता है, वो हम सपोज कि अगर किसी के पेरेंट्स अच्छा गाना गाते हैं तो उसके बच्चे भी अच्छे सिंगर बन जाते हैं, तो पेरेंट्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो बच्चे भी हो जाते हैं, तो ये एक इनहेरिटेंस होता है। तो उसने कहा कि ये मैंने ये बातचीत करने की कला अपने माँ से सीखी थी, तो मेरे लिए भी ये इनहेरिटेड है, तो ये छूटना भी बहुत आसान नहीं है। तो उसने भी एक रीजन दिया कि मैं बात क्यों करती हूँ, तो इससे मिस्टर केसिंग बहुत हद तक कन्विंस भी हो गए। लेकिन फिर भी उसकी बात करने की आदत नहीं गई, तो फिर उसके बाद उन्हें उसे एक एक और टॉपिक पे लिखने दे देते हैं, घुमा फिरा के वही बात कहते हैं, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरेजिबल यहाँ पे ऐड करा देते हैं, मतलब कि एक बार तो चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए दिया, लेकिन इससे भी उसके दिमाग ठिकाने में नहीं आई और अभी भी वो बात कर रही है। इसलिए इनकॉरेजिबल कहने का मतलब वो होता है वो इंसान जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, जो कि ढीठ होता है, बार बार एक ही बात को उसे बताना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ये नया टॉपिक दिया, एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। तो ध्यान दीजिए कि जो भी टॉपिक वो लिखने के लिए देते थे एन फ्रैंक को, वो एन फ्रैंक के बारे में ही होता था। इनडायरेक्टली वो उसे एक टॉन्ट करते थे, एक तरह का एक बात उसे कहना चाहते थे एक सार्कास्टिक वे में, कि तुम अपने बारे में ही लिखो, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें लिखते थे। और एक बार और एक टॉपिक देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये एक ऐसे लिखने के लिए उसे दे देते हैं। तो एन फ्रैंक क्या करती है, एन फ्रैंक भी एक इसी स्टोरी पे क्वैक 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 जो स्टोरी है उसी पर लिखती है कि एक छोटा सा स्टोरी खुद में बनाती है। एक मदर डक रहती है और एक स्वैन रहता है, जो बतख होते हैं, और उनके 3 बच्चे होते हैं, 3 बेबी डकलिंग्स, जो कि वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। क्योंकि वे लोग बहुत बोलते थे तो उनके पिताजी ने उन्हें डेथ मतलब मार दिया। तो यहाँ पर वो इंडिकेट करना चाह रही थी कि यहाँ पर डकलिंग्स कौन है, जो 3 बच्चे कौन है, वो एन फ्रैंक जैसे बच्चे हैं, और पिता कौन है, मिस्टर केसिंग जैसे टीचर है। तो आप इतना भी हमें प्रेशर ना करें, जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों को किया कि मार दिया जान से, इतना भी बड़ा पनिशमेंट बातचीत करने के लिए ना दें। तो एक तरह का इसने भी अपने लैंग्वेज में जवाब दे दिया, तो बहुत ही स्मार्टली इसने जवाब दिया। और अपने फ्रेंड, एक फ्रेंड है जिसका नाम है सेन, ऐसे NNE, इसकी खासियत थी कि ये किसी भी चीज को वर्स में लिखने की एक कला थी। वर्स मतलब पोएम के फॉर्म में, तो इसी बात को उसने पोएम के फॉर्म में लिख डाला और टीचर के सामने प्रेजेंट कर दिया। तो वो पढ़कर मिस्टर केसिंग जो टीचर थे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, और पूरे क्लास के सामने उसे पढ़ के बताते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ तक कि उनके ही क्लास में नहीं, बाकी स्कूल के अदर क्लासेस में जा जाकर भी पढ़ के सुनाते हैं। और उसके बाद से एन फ्रैंक को बातचीत करने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, और वो अच्छे से क्लास में रह पाती है। तो फाइनली उसने अपने टीचर को कन्विंस कर लिया। तो और एंड में लिखती है योर एन, इट इज एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। कुछ हल्के फुल्के बदलाव करने के बाद उसी स्टोरी से ये, उसी डायरी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो स्टोरी में यही था, इस चैप्टर में यही था। इसे हम स्टोरी कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक एक्सट्रैक्ट है, वो ज्यादा सटीक वर्ड होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। तो सारे एनसीईआरटी बुक के, क्लास 10 के सारे एनसीईआरटी बुक में ये दिया रहता है कि इंग्लिश के दोनों बुक जो है उसमें आपको मिल जाएगा थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज टेक्स्ट। तो ओरल जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन को आप
चाहिए तो शॉर्ट टाइप में लिखने का ट्राई करें, और जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट होता है इसे लॉन्ग टाइप में लिखने का ट्राई करें, क्योंकि इससे बेसिकली उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको चैप्टर से समझ में आया हो। चैप्टर से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।